आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर पैमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे औसत। औसत मीन्स एवरेज। तो जो एवरेज है वो जितना आप लोगों के सिलेबस में आ रहा है वो कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, मतलब लेंदी टॉपिक नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, औसत की जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो औसत की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है औसत होता है क्या है हमारा, राइट। सबसे पहले उसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो औसत क्या है। औसत एक ऐसी संख्या है, औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति निरूपित करती है, दर्शाती है। मीन्स आंकड़ों का मान लो कोई समूह दिया हुआ है, ठीक है। आंकड़ों का समूह दिया हुआ है तो आंकड़ों का जो समूह होता है, आंकड़े में नंबर्स, नंबर्स का अगर कोई समूह दिया, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हो सकता है कुछ नंबर ज्यादा हो, वैल्यू जिनकी बहुत ज्यादा हो, कुछ की वैल्यू बहुत कम हो, है ना। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारा वेरिएशन है वहां पे। तो उनका जो एक नंबर जो सबको आपको निरूपित कर सके वो होता है, वो क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति। वो केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। मीन्स उसका एवरेज हम बोल सकते हैं। वो जो एवरेज देता है वो क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। दूसरा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि औसत सबसे अधिक या सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे आंकड़ों का जो हमारे पास समूह है उसमें बहुत कोई संख्या है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो जो हमारा औसत होगा वो कहीं पे मिड में, कहीं सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। मीन्स ना तो वो नीचे, ना तो वो ऊपर है, ना वो नीचे है, वो केंद्र में है, सेंटर में है। ठीक है, इसीलिए जो औसत है वो किसको निरूपित करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। तो औसत निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला है जो आपको मेनली याद रखना है। औसत में तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला वो यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। औसत क्या होता है, जिन संख्याओं का हमें औसत निकालना होता है, मान लो कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनका हमें औसत निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन सभी के मान का योग करेंगे, उन सब का एडिशन करके ऊपर लिखेंगे, सभी मानों का योग। अंश में क्या आएगा, ये आएगा, सबका योग आएगा, और फिर मानों की कुल संख्या कितने कितने नंबर्स हैं वो आएगा हमारे नीचे। ठीक है, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा औसत। ओके, तो ये वाला आपका फॉर्मूला मेन है, आप इसको याद कर लेना कि जितने भी नंबर दिए हैं जिनका हमें औसत निकालना है, ऊपर उन सबका योग लिखेंगे और नीचे वो कितने नंबर्स हैं, है ना, उनकी कितनी संख्या है, तो वो नीचे आ जाएगा हमारा। अब हमारा चलता है नेक्स्ट। देखो ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आप लोगों को, वो तो हमारी थ्योरी थी, अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो कोई चीज इजी, मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर कुछ भी समझना है आपको तो आप एग्जाम्पल के साथ समझो तो वो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको याद भी रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 विद्यार्थी दिए हुए हैं। ठीक है, 5 विद्यार्थियों के अंकों का समूह दिया हुआ है, 5 विद्यार्थियों के अंकों का समूह दिया हुआ है, 40, 50, 60, 70, 80। तो इनका औसत क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसको 40 आए हैं, एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसको 80 आए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। ना ही तो हमें मिनिमम लेना है, ना ही हमें मैक्सिमम लेना है, हमें क्या, इनका सेंटर लेना है, इनका जो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो लेना है। वो केंद्रीय नंबर जो हो, जो इन सबको डिनोट कर सके, हमें वो वाला नंबर लेना है और वो होता है हमारा औसत। देखो औसत को माध्य भी बोलते हैं, माध्य। औसत जो होता है, काफी बार औसत की जगह माध्य भी आ जाता है कि इन नंबरों का माध्य निकालो। माध्य मीन्स जो मध्यम में, जो केंद्र में, इनके मध्य में जो एग्जिस्ट करता हो उसकी वैल्यू निकालो। तो औसत निकलवाए या माध्य निकलवाए सेम चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर्स का योग, उन नंबर्स का योग। तो यहाँ पे नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, यही है अंक, यही अंक आए हैं। और ये नीचे क्या होता है, ऊपर तो उनके अंकों का योग होता है और नीचे होते हैं कितने अंक हैं,
कितने अंक है? 5 है, क्योंकि 5 विद्यार्थी हैं तो पांचों के अंक है 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पे। औसत मेनली ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 और 60 100, और इधर 50 और 70 को कर लेते हैं, ये कितना हो गया 120, और ये 80, तो ये 200 हो गया, ये 200 और एक ये 100 300, तो कितना हो गया 300, 300 बटे 5, 300 बटे 5, तो कितना आ जाएगा एवरेज 5 का 30 60, मीन्स इन सबका एवरेज कितना नंबर आया, एवरेज आया हमारा, इनका औसत कितना आया 60, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल वाला तरीका होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालने का। जैसे यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन, ये भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 2 बर्तन है, एक बर्तन में 20 लीटर है और दूसरे बर्तन में 60 लीटर दूध है, ठीक है। 2 अलग अलग बर्तन है, यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर दूध रखना है तो कितना कितना रखें, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे वाली चीजों में हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अगर बराबर बराबर, एवरेज का मतलब ये होता है कि आपने जो नंबर दिया है मीन्स वो एवरेज है, वो सबके लिए बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर है 20, दूसरा नंबर कितना है 60, एक 20 लीटर दूध है और एक 60 लीटर दूध है। बर्तन कितने हैं, 2, संख्या कितनी है 1 और 2, कितनी संख्या 2 संख्या, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 प्लस 20 80, 80 बटे 2 40, ठीक है। तो हम दोनों बर्तनों में 40-40 लीटर दूध रख सकते हैं जो कि बराबर बराबर होगा इनमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका। अब एवरेज में देखो, हाँ, एवरेज में क्या होता है कि औसत भी बोलते हैं उसको और अंक गणितीय माध्य भी बोलते हैं, सेम ही चीज है, दोनों में से कोई भी बोले, औसत निकलवाए एग्जामिनर, चाहे आपसे औसत निकलवाए या फिर अंक गणितीय माध्य निकलवाए, मीन निकलवाए, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने सिंपल दिया कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, उनकी अलग अलग दे दिया, इन्होंने नंबर दे दिए हैं, जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था सेम उसी टाइप का एग्जाम्पल है, 45 55 60 70 और 50 ये नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये नंबर आए हैं, मैंने ऊपर क्या किया, सभी के अंकों का योग, औसत कैसे निकाला, ऊपर सभी के अंकों का योग और नीचे कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी है तो डिवाइड बाई 5 कर दिया, सबका एडिशन कितना है 280, डिवाइड बाई 5 तो कितना आ गया 56, तो 56 है वो इनका एवरेज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वाली स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि औसत हो या अंक गणितीय माध्य निकलवाए हो, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, ओके। अब आता है भारित औसत। जैसे वो वाला जो औसत था हमारा, वो एक सबसे सिंपल औसत था, उसको बोलते हैं सामान्य औसत। लेकिन औसत भी यहाँ पे 2-3 टाइप के औसत होते हैं। काफी बार क्या करते हैं कि जस्ट आपके एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बोलेंगे औसत निकालो, लेकिन वहां पे आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का औसत है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक होता है भारित औसत, कौन सा, वेटेज एवरेज जो होता है वो होता है। इसमें क्या होता है, जब अलग अलग मानों को अलग अलग महत्व दिया जाता है, अलग अलग मानों को अलग अलग महत्व दिया जाता है, मीन्स मान लो कोई 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, अगर ए जो भी बात बोलेगा उसका 80% लोग सच मान लेंगे, दूसरा बी है कि बी जो भी बोलेगा उसकी 20% सच मानेंगे, ठीक है। तो दोनों को वेटेज सेम नहीं मिला ना, दोनों को जो महत्व है दोनों को अलग अलग मिला, एक को 80% मिला, एक को 20% मिला। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल जब भी आते हैं कि उनके जो मान है उनको अलग अलग महत्व दिया जाता है, उस टाइम पे अगर हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज को हम बोलते हैं भारित औसत। क्या बोलते हैं, भारित औसत। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल में दिया, किसी परीक्षा में थ्योरी का भार, कोई एग्जाम है उसके अंदर थ्योरी कितनी आएगी 70%, 70% थ्योरी और प्रैक्टिकल का भार है 30%, मीन्स उसके जो टोटल मार्क्स आएंगे, मान लो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स में अगर आपके टोटल मार्क्स 100 में से आते हैं तो उसमें क्या करते हैं 70% तो जो थ्योरी में आएंगे उससे लेंगे 70%, और जो प्रैक्टिकल में आएंगे प्रैक्टिकल का भार है 30%, दोनों का अलग अलग भार दे दिया, ठीक है। थ्योरी का 70, प्रैक्टिकल का 30%। एक छात्र ने थ्योरी में कितने अंक लिए, थ्योरी में मिले उसे 80 अंक, 80 मार्क्स,
थ्योरी में मिले 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल में मिले 90। तो औसत का पता लगाइए। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये भारित औसत है, बिकॉज यहाँ पे देखो वेटेज दिया हुआ है। थ्योरी को दिया है 70% और प्रैक्टिकल को दिया है 30%। तो इनके जो नंबर आए हैं, जैसे थ्योरी में आए 80, प्रैक्टिकल में आए 90, तो हम एज इट इज नहीं ले सकते। सॉरी, इनको हम एज इट इज नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेटेज के हिसाब से इनको लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे थ्योरी में है इसके 80 मार्क्स, ये है थ्योरी में है इसके 80 मार्क्स, ठीक है। तो 80 का, लेकिन थ्योरी का भार कितना है 70%, तो 80 का हम क्या करेंगे 70% लेंगे। 80 का 70% कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 70/100। 70 के आगे जो परसेंटेज लगाया है, परसेंटेज को हटा दो और डिवाइड बाई 100 कर दो। परसेंटेज निकालने का यही तरीका होता है। वैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका भी मैं, उस टॉपिक को भी मैं एक अलग क्लास में कवर करूंगी, बट यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर 80 का हमें 70% निकालना, तो हम क्या करेंगे 70 परसेंटेज को हटा दो, डिवाइड बाई 100 लगा दो, ठीक है। जब भी आपको किसी का परसेंटेज निकालना हो तो ये हो गया 80 इंटू 70/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। तो ये थ्योरी के कितने मार्क्स ऐड होंगे, थ्योरी के होंगे इसके 56 मार्क्स। प्रैक्टिकल में कितने आए इसके, प्रैक्टिकल में आए 90, ठीक है। प्रैक्टिकल का भार कितना है 30%, तो ये 30%, इसका 30% ले लेते हैं। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 9 27, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। तो देखो यहाँ पे मैंने ये थ्योरी का निकाला है, थ्योरी के अंक और थ्योरी का भार, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया मैंने। फिर है प्रैक्टिकल अंक और प्रैक्टिकल का भार, यहाँ पे ये निकाल लिया। नीचे आ जाएगा हमारा कुल भार। आप देखो ऊपर कितना आया, एक आया 56 प्लस 27, ऊपर आ गया, दोनों का एडिशन ले लिया मैंने। नीचे आएगा कुल भार, यही आएगा ना कुल भार। अब कुल भार कितना है 70% प्लस 30%, भार तो यही है ना, कितना हुआ 70% प्लस 30%। कभी भी आप कुल भार देखो, अगर परसेंटेज में है तो वो कितना आता है 100% आता है। कुल भार तो 100% ही होता है। तो आप इसको चाहो तो 100% लिख सकते हो, और 100% कितना होता है आप लोगों को पता है कि अगर 100% अगर हम निकालते हैं, 100 का 100% निकालते हैं, तो कैसे करेंगे 100 इंटू 1/100, कितना आता है 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कुल भार कितना है 1, 100% कितना होगा 1, ठीक है। तो कुल भार आ गया हमारा 1। तो 56 प्लस 27 ऐड किए तो कितने आ गए 83। ओके, तो इसमें क्या दिया आपको, जब भी आप लोगों का, एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ, जब भी आप लोगों का ये भारित औसत निकालना हो, जैसे यहाँ पे भी ये सिर्फ ये दिया हुआ है औसत निकालो, ऐसे नहीं बोला है कि भारित औसत निकालो। हमें पता है कि यहाँ पे जो औसत निकलेगा वो कौन सा होगा, भारित औसत होगा, बिकॉज यहाँ पे सबका वेट अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग मान का अलग अलग महत्व है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वेटेज दिया हुआ है हम उसके वेटेज के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। जैसे थ्योरी का वेटेज 70 है, तो जो 70 के जो मार्क्स हैं उससे हम उसका भार निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे थ्योरी का निकालिए, हमारा कितना आया 56 आया। फिर हम प्रैक्टिकल का निकाल लेंगे, फिर हमने प्रैक्टिकल का निकाला, और फिर जो टोटल भार आता है वो तो आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भारित औसत कैसे निकालते हैं, और आप लोग निकाल लोगे। नेक्स्ट आता है ज्यामितीय औसत, ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या होता है, इसमें भी औसत होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह गुणा करके औसत निकालने का तरीका है। इसमें जो औसत निकालते हैं, इसमें जो औसत निकालते हैं वो गुणा करके, संख्याओं को गुणा करके फिर औसत निकालते हैं, वो होता है ज्यामितीय औसत। औसत मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या होता है, इसमें मेंशन करते हैं, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे सिंपल कि आप औसत, ये संख्याएं दी हुई है इनका औसत निकालो, नहीं, इसमें मेंशन करेंगे कि इसका ज्यामितीय औसत निकालो, औसत ज्ञात करो। जैसे मान लो इसने ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं 2, 8 और 16 दी गई है, इनका ज्यामितीय औसत ज्ञात करो, ठीक है। अगर हम इसका सिंपल औसत निकालेंगे तो वो डिफरेंट निकलेगा, और ज्यामितीय औसत निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको क्या निकालना है, ज्यामितीय औसत निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन आपको इसका निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि
ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी आपको संख्याएं दी हुई हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। x1 मीन्स एक संख्या है, x2 दूसरी संख्या है, x3 तीसरी संख्या, मीन्स जितनी भी संख्या है, और ये xn नहीं, ये यहाँ पे n, जितनी भी संख्याएं हैं आप उनको यहाँ पे गुणा कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और फिर मैंने ये अंडर रूट लगाया और इसके ऊपर जितनी संख्याएं हैं, मान लो 1 2 3 संख्याएं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हम अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। x1 डॉट x2 डॉट x3, मान लो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हमारे पास, 4 संख्याएं हैं, x4 4 संख्याएं हैं, तो ये हो गया, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 इसकी पावर 1/4, इसका मीनिंग यही होता है ना, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना जब हम इसको देखते हैं तो सोल्व करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसलिए कभी भी इसको जैसे इसको लिखते हो फटाफट इसकी ये वाली फॉर्म लिख लो, तो दिमाग में एक थोड़ा आ जाता है कि नहीं इजी है, हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है। तो आई थिंक अभी ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट लगा के कितनी संख्या है वो यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, ये होता है ज्यामितीय औसत, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका, जैसे अभी हम निकालते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है, संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 2 8 16, 2 गुणा 8 गुणा 16, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ये कितना, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि 8 दूनी 16, 16 इंटू 16, ठीक है, ये हो गया 16 इंटू 16, और इसकी पावर कितनी लग गई, 3 संख्याएं हैं, तो इसलिए इसकी पावर कितनी लगी, 1/3। 16 को 16 से करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है क्या, 256 आता है, 6 6 36, 3 6 एकम 6 7 8 9, 6 1 6 5, तो 256। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 256 का 1/3, 256 का 1/3। हाँ, यहाँ पे देखो अगर हम निकालते हैं तो 256 का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। अब 1/3 को हम क्या बोलते हैं, घनमूल, तो हमें क्या निकालना है, 256 का घनमूल निकालना है। लेकिन जैसे आप इसको निकालोगे ना, इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा नियर अबाउट 6 के आसपास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि 6 को अगर मैं 3 बार गुणा करती हूँ, अगर मैं 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, यही हुआ ना, 6 6 36, 36 इंटू 6, ये कितना हुआ, 6 6 36, 3 6 3 18 19 20 21 21, तो ये कितना होता है, 216 आता है। इनका अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है। अब ये कितना है, 256 है, लेकिन अगर मैं 7 को 3 बार गुणा करूंगी तो वो तो बहुत आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो इसका जो आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। वो कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मे बी 6.3 के अराउंड आएगा, अगर इसका मैं ये घनमूल निकालती हूँ तो। ठीक है, और वैसे आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा ना, आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा वो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि रीट लेवल 1 अगर हमारा है तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे जो नंबर लिया हो वो उसका जो घनमूल है वो कभी पॉइंट्स में आएगा। यहाँ पे अगर आपको संख्याएं देंगे तो वो इस टाइप की होंगी कि आपका पूरा का पूरा घनमूल निकल जाएगा, कि या तो वो 8 का घनमूल होगा, या वो 27 का होगा, 64 का होगा, मतलब ऐसे टाइप में 125 का होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले में आएगा, ऐसे टिपिकल वाला आपका नहीं देंगे कि आपको निकालना पड़े। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फिर भी आ जाता है तो हाँ, तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया, तो यहाँ पे इसका ज्यामितीय औसत कितना निकला, 6.3 निकल गया। ठीक है, हाँ, मैं क्या चीज बता रही थी आपको कि अगर आपको घनमूल निकालना है, अगर मान लो आपको घनमूल निकालना है, कोई संख्या है, मान लो x संख्या है और इसका अगर आपको घनमूल निकालना है तो आप क्या करोगे, वैसे तो आपको स्टार्टिंग के 3 4 हैं उनका तो हमें पता ही रहता है कि
8 का घनमूल 2 होता है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। फिर आता है हमारा 27, उसका घनमूल कितना होता है, 3। ये भी हमें याद रहता है, क्यों होता है, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है, 27 होता है। फिर आता है 64, 64 किसका घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है, 4। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, ठीक है। ऐसे 5 का भी होता है, 5 ये 125, 125 का घनमूल होता है 5, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आता है, 125 आता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको जैसे x संख्या दी हुई है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका घनमूल कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल के देख सकते हो। जैसे अगर ये जो संख्या है, अगर आपको लगे कि 125 के अराउंड है, इसके आसपास है, तो आप 5 पॉइंट कुछ निकाल के देख लो, है ना। 5.2 है, तो उसको 3 बार आपस में गुणा करके देख लो कि सेम संख्या आ रही है, तो ये जो नंबर होगा यही आपका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 के आसपास आ रही है तो आप 6 को 3 बार गुणा करके देख लो, अगर सेम संख्या आ रही है तो वो उसका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर प्रॉपर घनमूल नहीं दिया होता है तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। यस, तो अभी हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है, और अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए। 6 पारियां खेली जिसमें उसने रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60 और 55। पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य पूछा है, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, माध्य क्या होता है हमारा, वही औसत होता है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी संख्याएं दी हुई है इन सभी का योग, सभी संख्याओं का योग। तो संख्या कौन कौन सी हैं, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, ठीक है। यही हमारे पास संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना आएगा, 6, क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। यही होता है हमारा एवरेज, यही होता है हमारा एवरेज, ठीक है। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं, और एवरेज ही हमारा माध्य होता है। माध्य मीन्स मीन, जो मीन होता है या फिर माध्य बोलो, तो माध्य हमारा क्या होता है, यही एवरेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 6, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको, या फिर मैं करके दिखाऊं, चलो इसको कर लेते हैं, उसके बाद में ऐसे वाली कैलकुलेशन आती है वो आप कर लेना, क्योंकि थोड़ा स्पीड में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज्यादा करते हैं, बिकॉज आज वाले टॉपिक को हमें यहीं पे खत्म करना है। कल इसके लिए मैं एक्स्ट्रा अलग क्लास नहीं लेने वाली हूँ, तो ये मैं करती हूँ। उसके बाद में जब ऐसी कैलकुलेशन कहीं पे भी आए जो कि आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। 36 प्लस 35 कितना हो गया, 35 35 70 और एक 71, ये दोनों का एडिशन किया तो कितना हो गया, 71 हो गया। इन दोनों का किया तो कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। इन दोनों का किया तो कितना हो गया, 5 और 11, 115 हो गया। तो मीन्स कितना हो गया, 115, 91 नहीं 96, 96 है, ठीक है, 96 और 71, तो कितना हो गया, 6 6 12, 1 10, 10 और 1 8, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 का 8 और 1 ये, तो कितना हो गया, 282। तो ये हो गया हमारा 282, 282 बटा 6। इसमें इसका भाग दिया तो कितने बार, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बच गए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, तो कितना आ गया 47। तो इसका कितना आ गया, जो इनके रनों का जो माध्य है, जो एवरेज है, वो कितना आ गया, 47 रन, 47 रन, ठीक है। इसकी जो जो औसत निकालते हो उसकी जो यूनिट आएगी, उसकी जो यूनिट आएगी वो किसकी यूनिट आएगी, जो ये संख्याएं हमने ऐड की हैं इनकी जो यूनिट है वही यूनिट इनकी आएगी,
ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी संख्या है जिसकी इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये तो हमने नंबर लिया है कि कितने नंबर है, तो 6 है तो 6 यहाँ पे लिख दिया। 6 का तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे रन दिए हुए हैं तो रन हो गए, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता लीटर होता तो यहाँ पे इनकी इनकी जो यूनिट है वो लीटर हो जाती, तो जो औसत निकल के आएगा उसकी भी जो यूनिट होगी वो इन्हीं की यूनिट होगी, बिकॉज हम औसत किसका निकाल रहे हैं, इन्हीं का औसत निकाल रहे हैं, इन्हीं का माध्य निकाल रहे हैं, तो यूनिट भी सेम आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 आमों का वजन। ठीक है, 9 आमों का वजन दिया है, 9 आम लिए, उनका वजन ये दिया हुआ है, ग्राम है, तो उनका औसत वजन क्या होगा, तो उनका औसत वजन क्या होगा, सिंपल है, अगर औसत निकालना तो हम क्या करेंगे, इन सभी को औसत, हाँ तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय कितने आम है, 9 आम है, तो डिवाइड बाय 9 कर देंगे, इन सभी का एडिशन कर देंगे और डिवाइड बाय 9 कर देंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इन सभी को जोड़ दो और 9 से भाग दे दो तो जो आंसर आएगा वो इन सब का औसत आ जाएगा। यही हमने पढ़ा है कि औसत कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में, ये देखो ये आपका आरटेट 2011 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक हैं 200। ओके, इसके सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट हैं इसके 4 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स दिए हैं इसने, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं इसके 200। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, जो 3 सब्जेक्ट में इसे मिले हैं, जो 3 सब्जेक्ट में इसे मिले हैं उनका औसत कितना है, उनका औसत है 48। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला यही था ना कि औसत इज इक्वल्स टू संख्याओं का योग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्याएं, यही थी कि कितनी संख्याएं हैं वो तो हमारा नीचे आएगा और संख्याओं का योग यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा निकल जाएगा औसत कितना है। तो देखो जो इसने पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला वाक्य दिया है, उससे तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट 4 हैं और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, 4 सब्जेक्ट के 200 हैं। लेकिन फिर इसने एक चीज और दी है, एक स्टेटमेंट और दिया, यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, मतलब औसत दिया हुआ है इसने, कितना दिया है, 48 दिया हुआ है, कितने सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का नहीं, इसने 3 सब्जेक्ट का दिया है, मतलब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का दिया हुआ है। बट तीनों सब्जेक्ट का हमें ये नहीं पता कि उन तीनों सब्जेक्ट का टोटल कितना है, तो टोटल तो हम निकाल लेंगे, मान लो वो x है, तो x तो हमारा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 3 को मैं 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 इंटू 3। ठीक है, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 13 14, तो कितना आ गया, मतलब ये आ गया कि जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका टोटल कितना है 144 और 4 सब्जेक्ट का टोटल कितना है 200। ये कोई एवरेज नहीं है, ये टोटल मार्क्स दिए हैं इसने। तो 4 सब्जेक्ट का टोटल कितना है 200 और 3 सब्जेक्ट का कितना है 144। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक हैं, तो चौथे विषय में कितने प्राप्त अंक होंगे, 3 का हमें पता है और 4 का भी पता है, तो हम क्या करेंगे, चौथे सब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे, 200 में से 144 माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, 56। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। एक बार दोबारा बताती हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आया हुआ है ये। देखो इसने क्या दिया, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक है, सब्जेक्ट है 4 और उनमें टोटल मार्क्स हैं 200। यहाँ पे कोई एवरेज की बात नहीं की, इन्होंने सिंपल एक सेंटेंस दिया है। ठीक है, अब है यदि 3 विषयों में जो प्राप्त, कितने विषयों में, 3 विषयों में, तो 3 लिखे हमने, जो औसत मिला है वो कितना मिला है 48। ठीक है, तो 48 मिला है, तो बोलता है कि फिर हमें निकाल सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स मिले, तो 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, क्योंकि वहां 3 सब्जेक्ट की बात करें तो तीनों का एडिशन आता है, यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का एडिशन आता है,
तो वो एडिशन किसके बराबर होता है? 48 इंटू 3। 48 इंटू 3 कितना आ गया? 144। इसका मतलब है 3 सब्जेक्ट का जो एडिशन है वो कितना होगा? 144 होगा। 3 सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स मिले? 144। टोटल कितने मार्क्स हैं? 200। तो जो 200 में से अगर 144 माइनस कर देते हैं तो फिर कौन सा लास्ट वाला जो चौथा विषय है उसी के अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर हमें अंक प्राप्त हो गए 56। ठीक है, सिंपल है। आरटेट 2011 में आपको आपके आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट आता है राम के परिवार। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। ठीक है, प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। ठीक है, देखो राम के परिवार में कितने हैं? राम के परिवार में हैं 3 बच्चे। 3 बच्चे, ठीक है, 3 बच्चे। और वो मासिक कितना खर्चा करता है? वो करता है 450 रुपए। टोटल टोटल खर्च जो करता है वो, टोटल खर्च जो बच्चों पे करता है वो कितना करता है? 450 रुपए खर्च करता है। तो एक बच्चे पे कितना करता है वो? अगर 450 तीनों बच्चों पे करता है तो जब वो देखो हमने एक वो यूनिटरी जो मेथड था वो पढ़ा हमने। एक एक मेथड जो एक एक विधि जो हमने पढ़ी है उसमें क्या था? 3 बच्चों का दिया हुआ है, 3 बच्चों पे कितना खर्च करता है? 450 रुपए। तो एक बच्चे पे कैसे करेगा? जब ज्यादा दिया हो और कम का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक बच्चे का निकालने के लिए 450 में 3 का भाग दे दिया। तो कितना है मेरे पास? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 50। मीन्स एक बच्चे पे कितना खर्च करता है ये? एक बच्चे पे करता है, एक बच्चे पे कितना खर्च करता है? 150 रुपए मंथली। मंथली एक बच्चे पे 150 रुपए खर्च करता है। ये हो गया राम का हिसाब। ठीक है, 3 बच्चे हैं, टोटल खर्च करता है 450 रुपए बच्चों पे। तो एक बच्चे पे किया इसने 150 रुपए। अब हम दूसरे का देखते हैं। दूसरा कौन है? मोहन। मोहन क्या करता है? मोहन के कितने बच्चे हैं? मोहन के बच्चे हैं 5। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और वो कितना खर्च करता है? प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450। मीन्स राम भी 450 रुपए खर्च करता है और मोहन है वो भी कितना खर्च करता है? 450 ही खर्च करता है। तो मोहन में एक बच्चे पे कितना खर्च हो भाई? ये 450 3 बच्चों पे खर्च कर रहा है, ये 450 5 बच्चों पे खर्च कर रहा है। तो ऑब्वियसली ज्यादा खर्चा कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। राम में एक बच्चे पे कितना खर्चा हुआ? 150 रुपए। अब मोहन में निकालते हैं कि एक बच्चे पे वो कितना खर्चा करेगा। एक बच्चे पे कितना करेगा हम इसी मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, कि 5 बच्चों पे करता है वो 450। तो एक बच्चे पे कितना करेगा? इसको डिवाइड करेंगे 450 बटे 5, 5 ने 45, 90। तो एक बच्चे पे इसने कितना किया? 90 रुपए। ओके, एक बच्चे पे इसने किया मोहन ने करता है एक बच्चे पे 90 रुपए, राम करता है 150 रुपए। तो फिर आगे क्या निकलवा रहा है? किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है? अधिक तो राम के बच्चे पे है। राम का एक बच्चा 150 रुपए लेता है। और कितना अधिक है? अब ये पूछा कि कितना अधिक है। कितना अधिक है तो हम 150 में से 90 माइनस कर देते हैं। 150 में से हमने 90 माइनस कर दिए तो कितना बच गया? 60। तो 60 रुपए अधिक एक बच्चे पे खर्च करता है वो। ठीक है, राम करता है, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ राम। जैसे इसने पूछा ना किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है? राम का अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है और कितना अधिक है? तो हमारा 60 रुपए अधिक है। तो ये हो गया 60 रुपए अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, देखो सी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है कि राम करता है 150 रुपए। राम करता तो है 150 रुपए, लेकिन यहाँ पे इसने तो ये पूछा कि कितना अधिक करता है। तो कितना अधिक, तो दोनों को माइनस किया तब आया। तो हमारा आंसर होगा ए, राम करता है और 60 रुपए अधिक खर्च करता है प्रत्येक बच्चे पे। ठीक है, ये भी आपका आरटेट 2012 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी कार्यालय में 10 कर्मचारी हैं। ठीक है, एक कार्यालय है, एक ऑफिस है, उसमें 10 एम्प्लॉई हैं। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन, 7 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 25,000 रुपए है। मतलब 25,000 रुपए औसत है। औसत है कितने कर्मचारियों का?
7 कर्मचारियों का, ठीक है, 7 कर्मचारियों का औसत कितना है? 25,000 रुपए औसत है, मतलब एक कर्मचारी का 25,000 रुपए है, तो 7 कर्मचारियों का कितना होगा? 7 कर्मचारियों का 7 गुना 25। औसत का मतलब यही होता है ना कि सबको बराबर मिलेगा, औसत में यही होता है कि सबको बराबर डिवाइड होता है। हाँ, तो 7 कर्मचारी जो हैं उनको कितना मिलेगा? 7 गुना 25। 7 गुना 25,000, क्योंकि एक एम्प्लॉय को 25,000 मिल रहा है, तो 7 को मिलेगा 7 गुना 25,000, तो कितना हो गया? 25, देखो ऐसे कर लेते हैं, 3 जीरो आ गए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, 25 छिकी 150, 25 आते 175, 1,75,000, ठीक है। तो 7 कर्मचारियों का वेतन कितना हो गया? 1,75,000। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं? बाकी 3 कर्मचारियों का औसत वेतन, दूसरा एक औसत और दिया हुआ है, एक औसत और क्या दिया हुआ है? दूसरा औसत है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 दिया हुआ है, तो वो कितने का है? 3 कर्मचारियों का। तो 3 कर्मचारियों का कितना होगा भाई? ये तो औसत दिया हुआ है उसने कि औसत 40,000 है, तो 3 कर्मचारियों का कितना होगा? 3 इंटू 40 कितना हुआ? 4 तिया 12, 120 मीन्स 1,20,000। कितना हुआ? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। ये हुआ 7 कर्मचारियों का और ये हुआ 3 कर्मचारियों का। पूरे, अब आगे क्या पूछा? पूरे कार्यालय का औसत वेतन क्या होगा? पहले तो 2 अलग अलग ग्रुप थे, एक 7 कर्मचारियों का, एक 3 कर्मचारियों का। जो 7 कर्मचारियों का जो ग्रुप था उसका जो औसत वेतन था वो 25,000 रुपए, और जो दूसरा ग्रुप था 3 कर्मचारियों का उसका औसत वेतन था 40,000 रुपए। अब ये पूछ रहा है कि पूरे कार्यालय का औसत वेतन, मतलब जो 10 कर्मचारी हैं एक कार्यालय में, उन सबका औसत कितना होगा वो निकालो। ठीक है, हमारे पास कितने ग्रुप हैं? हमारे पास इसके लिए 2 ग्रुप हैं, कितने कितने के? एक तो है 1,75,000 वाला, भाई 7 कर्मचारी जो थे, 7 कर्मचारी थे, इनका टोटल कितना था? 7 कर्मचारियों का टोटल कितना हुआ? 1,75,000, प्लस जो 3 कर्मचारी थे इनका टोटल कितना है? 1,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी तो 10 हैं, 7 इधर है और 3 इधर है, तो कितना हो गया? 10। 7 का टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 का टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम सबका टोटल कर लेंगे, तो सबका टोटल कितना हो जाएगा? देखो, 3 जीरो तो ऐसे कैसे आ गए, ठीक है, ये 5 आ गया, 7 8 9 और 2, 2,95,000 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया, तो कितना बच गया? 29,500, 29,500 आ गया हमारा एवरेज। कितना आ गया? 29,500 हमारा एवरेज आ गया, 29,500 हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। ये वाला भी अच्छा है, एग्जाम में नहीं आया हुआ है, किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट सिंपल है और चांसेस हैं, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है इसमें जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, बिकॉज ये रीड लेवल 1 के लेवल का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मे भी बन सकता है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रही हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वो इसी के लेवल के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ कि इसके एग्जाम में कौन से टाइप का आ सकता है, सिर्फ मैंने वही वाले एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 गाड़ियां, 2 गाड़ियों की औसत गति ज्ञात करो, ठीक है, 2 गाड़ियों की औसत गति निकालनी है, ठीक है। पहली गाड़ी जो है वो क्या करती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, ये क्या दिया हुआ है? ये चाल दी हुई है, ये उस गाड़ी की चाल दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चलती है। कितने घंटे तक चलती है? 3 घंटे तक। मीन्स जो पहली गाड़ी है, जो फर्स्ट गाड़ी है इनकी, फर्स्ट गाड़ी की इन्होंने क्या दिया? स्पीड दी है, स्पीड मतलब चाल, ठीक है, स्पीड दी है, वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फिर उसका टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है? 3 घंटे, 3 घंटे चलती है, 3 आवर्स चलती है, ठीक है। और दूसरी गाड़ी जो है वो कितनी चलती है? उसकी भी इन्होंने
स्पीड दी है, चाल दी है और समय दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? औसत गति निकालना है। और आपको पता है, हम पहले भी देख चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को कि औसत गति क्या होती है। अगर औसत गति हमें निकालनी है तो औसत गति कैसे निकलेगी? औसत गति इज इक्वल्स टू कुल चाल बराबर क्या होता है? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपको हमेशा याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और हमें किसका एवरेज निकालना है? चाल का एवरेज, गति का एवरेज। चाल ही गति होती है हमारी, तो चाल का औसत निकालना है। तो चाल का औसत कैसे निकलेगा? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल समय ऐसे निकलेगा, औसत गति ऐसे निकलेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी है, यहां से हमें दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ पे चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो हमें चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, हमें दूरी निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? चाल को समय से गुणा कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल जाएगी। तो जो पहली गाड़ी है उसने कितनी दूरी तय की वो हम देख लेते हैं। इसने कितना किया? 60 × 3, यही होगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो 60 × 3 कितना हो गया? 180 हो गया, 180 किलोमीटर। ठीक है, अब जो सेकंड गाड़ी है, सेकंड गाड़ी का इन्होंने क्या दिया हुआ है? सेकंड गाड़ी की स्पीड दी हुई है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कितने टाइम चली है? ये चली है 2 घंटे, ये 2 घंटे चली है। ठीक है, तो 2 घंटे चली है, तो 2 घंटे में कितने चलेगी? आपको पता है 1 घंटे में कितनी चलती है? 90, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? 90 + 90 180। दूसरा हमारा जो ये है, दूरी निकालनी है, तो चाल गुणा समय, चाल ये है, समय ये है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 90 × 2, 90 × 2, तो कितना निकल गया? 180। ये भी 180 किलोमीटर चली। ठीक है, ये भी 180 किलोमीटर चली। अभी क्या निकालनी है? औसत गति निकालनी है। तो कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई? 180 + 180। कुल समय कितना है? समय हमारा 2 घंटा और इधर 3 घंटा, 2 और 3 5, कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 360/5, तो कितना हो गया? 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ इसी टाइप का। हाँ, बस वैल्यूज कुछ सेम थी, वैल्यूज कुछ डिफरेंट थी, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी औसत गति कितनी निकली इसकी? औसत गति निकली इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी गति वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, 10 बच्चों का औसत वजन जो है, 10 बच्चों का औसत वजन दिया है 30 kg। हमारा फॉर्मूला क्या था? औसत इज इक्वल्स टू संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 10 बच्चों का औसत वजन, मीन्स औसत दिया है 30 और बच्चे कितने हैं? 10। संख्या दी हुई है बच्चों की 10 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टोटल कितना है, इसको हमने x मान लिया। तो 30 बच्चों का जो टोटल है वो कितना है? 30 गुणा 10, 300। ठीक है, 10 बच्चों का जो टोटल है वो कितना हो गया? 300, 300 kg उनका भार जो है वो है। एक और बच्चा शामिल होता है, 10 बच्चे हैं, एक और बच्चा शामिल हो गया है जिसका वजन है 40 किलो। अब 10 बच्चों का वजन तो कितना था? 300 kg, एक बच्चा और ऐड हो गया तो इसका वजन कितना है? 40 kg है, तो कितना हो गया? 340। भाई 300 में 40 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 340 kg। लेकिन ये कितने बच्चों का है? ये है 11 बच्चों का। ये कितना है? 11 बच्चों का है, 340 kg। नए समूह का औसत वजन क्या होगा? तो बोलता है जब 11 बच्चों का टोटल वजन कितना है? 340 kg, तो इसका औसत कितना होगा?
तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही औसत निकालने के लिए एवरेज, एवरेज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग तो हमें दिया हुआ है, कितना है? 340 केजी, 340 दिया हुआ है, बटे बटे कितने स्टूडेंट हैं अभी, कितने बच्चे हैं अभी? 11 बच्चे हैं, पहले 10 थे, अभी कितने हो गए? 11 बच्चे हो गए। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ गया? 11 तिया 33, फिर कितना बच गया यहाँ पे? 33 आने के बाद में 10 बच गया यहाँ पे, तो इस पे तो जाएगा नहीं, तो ये कितना हो गया? 30 पॉइंट, फिर ये कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। हाँ, तो 11 निमा 9 पे चला जाएगा, 11 निमा कितना हो गया? 99। तो ये दोबारा कितना बच गया? 10 बच गया, ठीक है, सॉरी 1 बच गया और 0 हमने 1 हो गया, 1 बच गया और 0 हमने आगे ले लिया, तो फिर दोबारा वही। तो ये कितना हो गया? 30.9। इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज निकाला वो कितना हो गया? 30.9। लेकिन औसत वजन पूछा है वो हमारा निकला 30.9। लेकिन जैसे आप आंसर देखते हो, ऑप्शंस देखते हो, तो वहां पे क्या मिला? 30 केजी, 31 केजी, 32 केजी, 33 केजी। अब हमारे वाला ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो जब भी आपके पास ऐसे वाली सिचुएशन आती है तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे सन्निकट मान लोगे, ठीक है। सन्निकट मान कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे 30.9 है, तो अगर 30.5 तक होता, 30.5 देखो 30 शुरू होता है, फिर 30.5, फिर आगे आता है 30.6 और फिर आता है 30.9 और आगे वाली संख्या होती है 31। ऐसा ही होता है। मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, कुछ यहाँ पे मिस कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से लेके 30.5 तक कौन सा मान माना जाएगा? 30 ही माना जाएगा। और 30.6 से आगे तक 31 तक या 30.9 तक कौन सा मान माना जाएगा? 31 वाला। यही होता है हमारा सन्निकट की परिभाषा। तो यहाँ पे दिए कितना है? 30.9 है, मतलब आगे वाली संख्या में है, तो हम क्या वर्क करेंगे? इसका जो आगे वाला है उसको कंसिडर करेंगे। तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 31। तो 31 केजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला, 31 केजी 11 बच्चों का एवरेज वजन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 5 छात्रों का औसत स्कोर है 60। 5 छात्रों का दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 60। कितने छात्रों का? 5 छात्रों का, यही दिया हुआ है। यहाँ पे इनका टोटल कितना है वो हमें पता नहीं। यदि एक नया छात्र शामिल हो और सभी का औसत 65 हो जाए, ओके। पहले तो क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? जो नया बच्चा ऐड हुआ था उसका खुद का वेट दे दिया था कि जो नया बच्चा ऐड हुआ है उसका वेट इतना है। लेकिन इसने क्या किया? नया बच्चा ऐड हो गया है तो उसका जो औसत है वो औसत दिया है, और हमसे क्या निकला है कि अब उस बच्चे का स्कोर कितना है। मीन्स जो इससे जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन है उससे जस्ट अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है और इससे पहले वाला भी, तो इसीलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं यहाँ पे। तो 5 छात्रों का औसत स्कोर है 60। तो औसत 60 कितने छात्रों का? 5 छात्रों का। तो 5 छात्रों का टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 60 गुणा 5। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे? 60 को 5 से गुणा कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 60 गुणा 5 तो कितना हो गया? 6 पंजे 30, 300। इसका मतलब है 5 छात्रों का जो स्कोर है वो टोटल कितना है? 300। 5 छात्रों का, ठीक है। अब एक नया स्टूडेंट ऐड हो गया है, तो जो नया स्टूडेंट हुआ है तो कितने स्टूडेंट कितने हो गए? 6 स्टूडेंट हो गए, और उनका औसत, सभी का औसत जो है वो कितना है? अभी उनका औसत दिया है 65। औसत दिया है 65, ठीक है। औसत दिया है उसका 65, ठीक है। कितने छात्रों का? 6 छात्रों का, क्योंकि 5 तो पहले ही थे, अभी कितने हो गए? 6 हो गए। औसत दिया 65, अभी हो गए 6। तो यहाँ पे टोटल कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो 5 का टोटल तो पता था, छठे का टोटल हमें नहीं पता। तो 6 का टोटल कितना है हमें नहीं पता, इसलिए मैंने दोबारा इसको क्या मान लिया? x2 मान लिया है कुछ। हाँ, तो अब निकालते हैं कि x2 कितना हुआ। 65 को हम क्या करेंगे? x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 65 को मैंने 6 से किया तो कितना? 6 पंजो 30, 6 36, 37 38 39, तो 390,
ठीक है, तो इनका कितना हो गया 390, मीन्स 6 बच्चे, जो 6 बच्चे थे हमारे, उनका टोटल कितना हुआ 390, और जो 5 बच्चे थे उनका टोटल कितना था 300। अब पहले टोटल था 300, अभी टोटल हो गया 390। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो छात्र ऐड हुआ था उसका स्कोर कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में 90 का। 390 को मैंने माइनस किया 300 से, तो कितना स्कोर आ रहा है 90। इसका मतलब लास्ट में जो स्टूडेंट ऐड हुआ है उसका स्कोर कितना है 90।